हेलो, आई एम कौशिक हियर कौशिक फ्रॉम असम गोलाघाट। बहुत डाइवर्स है, बहुत सुंदर है और नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे कंट्रीज कनेक्टेड है। This is Manipuri food, guys. So wonderful. स्वागत है आप सबका नए एपिसोड में। मेरा नाम है संदीप राठौर और आप देख रहे हैं ट्रैवल रिपोर्टर। इनक्रेडिबल इंडिया सीरीज़ का ये 38वां एपिसोड है और मैं हूँ इम्फाल में, मणिपुर में। बहुत ही वंडरफुल स्टेट है। मेरा तीसरा दिन है आज यहाँ पे और मैं यूथ हॉस्टल में ही रह रहा हूँ 160 रुपीज़ पर नाइट में। और बहुत बढ़िया हॉस्टल है, प्रीमाइसेस बहुत बड़ा है, बहुत सारा ओपन एरिया है आपको वर्कआउट करने के लिए। पास ही में एक गवर्नमेंट का बनाया हुआ इंडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी है जहाँ पे आप जाके फ्री में रनिंग एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो। और अंदर फैसिलिटीज़ इज़ लाइक नॉर्मल। आपको वॉशरूम मिलेगा, टॉयलेट मिलेगा, शॉवर के लिए ठंडा पानी मिलेगा 160 में। बट डोंट एक्सपेक्ट समथिंग रियली नाइस। अफोर्डेबल है और मैनेजेबल है एंड आई एम लविंग इट। सिंपल है। सो इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। इस एपिसोड में हम लोग जा रहे हैं खांगला फोर्ट, यहाँ पे जो एंशिएंट किंग था उसका फोर्ट देखने के लिए मणिपुर में। और रिसेंटली मैं कुछ पढ़ते हुए आ रहा हूँ मणिपुर के बारे में जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी मणिपुर में 3 बड़े एथनिक ग्रुप्स हैं। वो है सबसे पहले मैतेई मतलब मणिपुरी, सेकंड है नागाज और थर्ड है किकोचिन। तो ये 3 बड़े एथनिक ग्रुप्स है और इन 3 बड़े एथनिक ग्रुप्स आगे सब डिवाइड होते हैं कई सारे एथनिक ग्रुप्स में जो लाइक मोर देन 20 है। और हर एक एथनिक ग्रुप का एक अलग अलग लैंग्वेज है जो वो स्पीक करते हैं, जो दूसरा ग्रुप नहीं समझ सकता, ऐसा है। और आपको इन 3 ग्रुप के अलावा भी यहाँ पे मारवाड़ीज़ है, बिहारीज़ है और तमिल कम्युनिटी भी है यहाँ पे। और अब जब मैंने ये सोचा कि यार तमिल लोग यहाँ पे कैसे आ गए, तो मैंने थोड़ा हिस्ट्री में पीछे पढ़ा। मैंने कहीं पे सुना भी था बहुत पहले, राजा चोला डायनेस्टी, तमिल का किंग है, तमिलनाडु का, तमिल एरिया से। उसका जो एम्पायर था वो यू शेप में, रिवर्स यू शेप में तमिलनाडु से होते हुए मणिपुर और फिर मलेशिया, सिंगापुर तक एक्सपांड हुआ था उस समय। उस वजह से आपको सिंगापुर में कई सारे तमिल स्पीकिंग यूजर्स लोग मिलेंगे और यहाँ पे मणिपुर में भी तमिल कम्युनिटी है। और मणिपुरी का जो स्क्रिप्ट है लिखने वाला, वो कहीं ना कहीं मुझे तमिल स्क्रिप्ट के साथ थोड़ा सा मैचिंग लगता है। तो वो एक इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी। और फिर वो तो हो गया ट्राइब्स और एथनिक ग्रुप्स और कैसे कम्युनिटी यहाँ पे स्प्रेड हुई है। फिर मैंने आगे पढ़ना चालू किया। जो वॉर सिमेट्रीज कोहिमा में हैं, इम्फाल में हैं, उसके बारे में मैंने समझने की कोशिश की। तो मुझे पता चला जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1941 के पहले से चालू हुआ था, लेकिन 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान बहुत ही डोमिनेटिंग था वर्ल्ड पे और अटैक कर रहा था यूएस और ब्रिटिश और यूरोपियन टेरिटरीज पे। उसने यूएस के नेवल बेस में पर्ल हार्बर में भी अटैक किया था और ब्रिटिश टेरिटरीज़ और बाकी की जो यूरोपियन टेरिटरीज़ है उसको भी अटैक कर रहा था। सो अटैक करते हुए उनकी आर्मी आई थी नॉर्थ ईस्ट तक। और जो जापानीज़ आर्मी है या फिर जापान है, वो सोच रहे थे कि अगर उनका बेस अच्छा हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे, तो उनको कंट्रोल मिल जाएगा टूवर्ड ऑन द चाइना एंड इंडिया।
तो इसलिए एक बहुत बड़ा वॉर हुआ था, कोहिमा वॉर, जिसमें मणिपुर से इम्फल और नागालैंड पार्टिसिपेट हुए थे और ब्रिटिश इंडियन ट्रूप के साथ बहुत टाइम तक लड़ा था जापानीज़ आर्मी के साथ, जिसमें जापानीज़ आखिर में हार गए थे और दैट वाज द बिगेस्ट लॉस ऑफ जापान इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ फेस करनी पड़ी थी, बहुत सारे सोल्जर्स उसमें शहीद हो गए थे। सो इसलिए आपको ना वॉर सिमेट्रीज मिलेगी यहाँ पे इम्फल में और फिर कोहिमा में, और यहाँ पे आपको मणिपुर में और नागालैंड में आर्मी का बेस भी ज़्यादा मिलेगा, एक्टिव आर्मी मिलेगी आपको, क्योंकि यहाँ पे जो बॉर्डर्स पे एक्टिविटीज़ हो रही है, चाइना और म्यांमार ये वाला जो एरिया है पूरा, यहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी ज़्यादा है क्योंकि इलीगल इमिग्रेशन और फिर मूवमेंट होते रहते हैं, फिर कई सारी चीज़ों की स्मगलिंग होती रहती है, इसलिए आर्मी भी है। बट एनीवेज ऑल टुगेदर ये तो था हिस्ट्री और थोड़ी बहुत जो जानकारी मैंने समझी अभी तक। सो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट दैट आई हैव केम थ्रू। अभी तक का नॉर्थ ईस्ट का सबसे ब्यूटीफुल स्टेट है। क्यों, मैं आपको रीज़न बताऊं, क्योंकि यहाँ पे लोग खुद की केयर करते हैं, खुद को साफ़ सुथरा रखते हैं और दे एक्सरसाइज। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एथलीट्स मैंने देखे। कल मैं मेरे एक फ्रेंड के साथ, यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा, एक नया फ्रेंड हुआ है मेरा, उसके साथ एक नियरेस्ट सनसेट और सनराइज पॉइंट पे गया था, जहाँ पे एक छोटी सी हाइक है, जहाँ पे लोग रनिंग करते हुए ऊपर नीचे, मोस्टली उनका डेली हैबिट ये होता है। और जो फूड है मणिपुर का, दैट इज़ ऑल्सो वेरी ऑर्गेनिक। यहाँ पे फ़िश का इन्वॉल्वमेंट बहुत है अलग अलग डिशेस में, जिसमें वो ड्राई फिश बहुत खाते हैं, और प्लस सब्जियां इनकी ऑर्गेनिक है। ये लोग प्रॉपर विदाउट केमिकल्स वगैरह ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते। बनानाज मैंने यहाँ पे खाए थे, इट्स द बेस्ट बनाना दैट आई एवर हैड। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और इन सारी रीजंस की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट स्टेट, मणिपुर इज़ रियली वंडरफुल। People are so good looking, men's are handsome, women's are really beautiful, and ये 2 दिन में मुझे इतना सब कुछ फील हो रहा है यहाँ पे, और पीस है, शांति है, अच्छा लग रहा है। सो that's really wonderful part of being in India in such a place. So अभी आगे बढ़ते हैं और मैं आपको मेरे नए दोस्त से मिलाना चाहता हूँ and he is Mr. Kaushik. Hello, I'm Kaushik here. Kaushik. From Assam, Golaghat. Okay. Yeah. So wonderful. Kaushik, what's your experience? Kaushik ने भी बहुत ज़्यादा इंडिया एक्सप्लोर किया है, साउथ एक्सप्लोर किया है, और देहरादून में पढ़ाई करते थे, देहरादून में पढ़ाई करता था, नॉर्थ भी एक्सप्लोर कर लिया। सो मोस्ट ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ इंडिया वो उन्होंने एक्सप्लोर किया है। बाइक पे अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, बुलेट है उनके पास। व्हाट डू यू फील लाइक, आपको कैसा लग रहा है अभी तक? व्हाट्स योर एक्सपीरियंस फॉर मणिपुर? फॉर मणिपुर, फॉर इंडिया टूर एंड एवरीथिंग। इंडिया में वही, मतलब इतना वास्ट है कि मतलब आप 6 साल 7 साल लगा दो, मतलब 5 साल भी काफी नहीं लगता है कि मतलब पूरा इंडिया घूमने के लिए, मतलब अगर सब जगह जाएंगे तो। सुपर। और नॉर्थ ईस्ट के लिए खुद बोल देंगे कि आप 2 साल तो चाहिए आपको सब ट्राइब्स में, एटलीस्ट तो 1 साल चाहिए आपका। अगर 150 प्लस ट्राइब्स है, अगर 10 दिन भी रुक जाए तब भी मतलब बहुत होता है। मतलब एक 1 वीक भी एक ट्राइब्स में रहते हो तब भी बहुत आपको चाहिएगा टाइम। तो बहुत डाइवर्स है, बहुत सुंदर है, और नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे कंट्रीज कनेक्टेड है। भूटान है, नेपाल भी जुड़े हुए हैं, म्यांमार है, इस तरफ चाइना है, पर हम लोग जा नहीं सकते। करेक्ट। लोकल जाते हैं अरुणाचल से शिकार वगैरह करने के लिए। करेक्ट। हम लोग का एक ट्रेडिशनल हंटिंग प्रैक्टिसेस रहते हैं। करेक्ट। बहुत सारे टैबूज मिलेंगे जो मेनली इंडिया में नहीं मिलते। Correct. तो वो मतलब आप कल्चर के साथ आप एक साथ रहेंगे तो उनको भी रेस्पेक्ट करना होता है। Absolutely. तो आप भी अपना मतलब जो आपका जो क्या बोलेंगे, ऑलरेडी प्री कंसीव नोशंस की सोसाइटी ये है, यही रूल्स है, यही रेगुलेशंस है, वो आप शायद सब जगह आपको वो नहीं मिलेंगे। तो नया नया चीज़ें को सीखने को मिलेंगे। Absolutely. और बहुत सुंदर है।
एब्सोल्युटली, रियली रियली। एंड आपको लाइक नॉर्थ ईस्ट में विच स्टेट यू फील लाइक आर द बेस्ट वंस? ऐसा नहीं, सब सुंदर है, मतलब सबका अपना अपना सुंदरता है। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको कौन सा लगा सबसे? अगर देखा जाए, अगर आपको मतलब कन्वीनियंस चाहिए रोड्स के लिए तो सिक्किम बेस्ट है। ओके, वेल कनेक्टेड टूरिस्ट, वो लोग मतलब कमर्शलाइज है। हाँ. तो मतलब आपको बहुत सुंदर सुंदर जगह मतलब इजीली पहुंच जाएंगे आप। करेक्ट। जैसे कि अरुणाचल का रास्ते अभी बंद रहे, हाँ. तो बहुत सारे, जैसे कि मिजोरम का भी बंद रहे, तो नागालैंड, मणिपुर, अभी मणिपुर का रास्ता बहुत अच्छे हो गए पहले से, नहीं तो मतलब महीनों तक जाम लगते रहते थे। करेक्ट। तो करण गया तो 2-3 महीने बाद ही आएंगे, ऐसा भी हुआ करता था पहले। हाँ, हम लोग का गांव में भी, असम में भी होता था जब हम बचपन में था। अच्छा। तो अभी तो ये सब बहुत सारे डेवलपमेंट्स आ गए हैं। कार्बी आंगलोंग जैसे कि अभी तक रास्ता बहुत नहीं बना है, लैंडस्लाइड होते रहते हैं। तो हाँ, कनेक्टिविटी के देखा जाए तो आप काफी हद तक मेघालय भी सही है। हाँ. और आपको सुंदरता एकदम वर्जिन टेरिटरीज, जो मतलब आपने फोटोज में भी नहीं देखोगे, अगर देखेंगे भी होंगे यूरोप में कहीं पे देखे होंगे ऐसा, मतलब आपको अरुणाचल में मिल जाएंगे ऐसे ऐसे। हाँ, बहुत सुंदर जगह है अंदर। हिल्स, अगर आपको हिल्स पसंद है, नागालैंड, मणिपुर बेस्ट है। आपको अगर कल्चर एकदम ऐसा लगा कि आपको मतलब कुछ नहीं चाहिए इंडियन टच में, मतलब हाँ, पूरा आप मिजोरम चले जाइए। मिजोरम में आपको पूरा बर्मीज टाइप का मतलब उनका अपना कल्चर ही ऐसा वाइब्रेंट है कि मतलब हम लोगों से कुछ नहीं मिलता, यूनिक है मतलब। और एक बहुत बढ़िया, आई टोल्ड यू राइट, मैंने 10 दिन रुका हूँ वहाँ पे। आई डिडंट हैव टू पे सिंगल रुपी फॉर यू नो स्टेइंग, बिकॉज आई डिडंट आस्क, दे ओनली इनवाइटेड मी, कम, मेरा हम स्कूल में पढ़ाते, आप मेरे साथ रुक जाइए, स्कूल में रुक जाए। हम स्कूल में रुक गए। हाँ, एग्जैक्टली। और मैं एक टैक्सी नहीं मिला था, हम सडन मोस्ट चले गए थे मिजोरम। वहाँ पे टैक्सी वाला ने बोला कि सॉरी, आज तो हम लोग का यहाँ से एक ही टैक्सी जाता है, वो मेरा ही टैक्सी है, वहाँ पे सीट फुल है, एक काम कीजिए, आप मेरे घर में रुक जाइए, कल चले जाइए। तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस। हाँ, और बहुत इंटरेस्टिंग लोगों से मिला है, वेरी प्रोग्रेसिव देयर। नाइस। तो जैसे मेरे भाई बोल रहे हैं यहाँ पे, मैं इसका नाम भूल जाता हूँ, कौशिक, सॉरी, कौशिक बोल रहा है। सो जो एक सोच रहता ना माइंड में कि आप मिजोरम जा रहे हो, नागालैंड जा रहे हो, ऐसे जगह जा रहे हो जहाँ पे ट्राइब्स है, कुछ भी हो सकता है, स्कैरी है, डर लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लाइफ एक्सपीरियंस करनी है, मल्टी कल्चरल एक्सपीरियंस करना है, आपको आना होगा यहाँ पे नागालैंड, मिजोरम, ये सब। एंड एज पर हिज एक्सपीरियंस, पीपल आर वेरी नाइस, एंड दैट ऑल्सो आई बिलीव इट, क्योंकि मेरे साथ भी ये एक्सपीरियंसेस हुए। पीपल आर रियली नाइस, यू जस्ट हैव टू बी नाइस फर्स्ट, यू हैव टू रिस्पेक्ट, आपको रिस्पेक्ट करना है उन लोगों को जैसे भी है, उनकी लिविंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल रिस्पेक्ट करना है, प्यार दिखाना है, एंड देन यू विल गेट एवरीथिंग। एग्जैक्टली। एंड ऑल्सो इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट जब अफ्रीका से ह्यूमंस माइग्रेट हुए, तो एक ब्रांच तो यहाँ से आया ना, मतलब इंडिया पहुंचे। इंडिया में गौंड, जो हम लोग का छत्तीसगढ़, झारखंड में ट्राइबल्स मिलते हैं। उसके बाद हम लोग का यहाँ से नॉर्थ ईस्ट होके वो लोग जब गुजरे, तो इसीलिए यहाँ से बहुत डाइवर्स मिलते हैं। एक ब्रांच आपको ऊपर चला गया, जो आपका जापान, चाइना, वहाँ होके चला गया। एक साउथ ईस्ट एशिया में चला गया। साउथ ईस्ट एशिया होके आपका एक ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गया, ऑस्ट्रो एशियाटिक वहाँ बोलते हैं। तो एक माइग्रेशन ब्रांच मतलब यहाँ से गए हैं। तो बहुत सारी रिवर्स माइग्रेशन भी यहाँ, तो इसीलिए इतना छोटा सा पॉकेट में, नॉर्थ ईस्ट इतना छोटा जगह है, उतने ही मतलब इतना ट्राइब्स मिल जाता है, डायलेक्ट्स मिल जाता है। और इंडिया का आपका अगर लैंग्वेजेस देखा जाए ना, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द लैंग्वेज आर स्पोकन हियर। करेक्ट। मेनलैंड इंडिया में तो है ही, ऑफ कोर्स लैंग्वेजेस है, इतना डाइवर्स है, पर 200 प्लस, जैसा आई एम फॉरगेटिंग एग्जैक्ट नंबर, पर मतलब इंडो टिबेटियन लैंग्वेजेस है, इंडो बर्मीज लैंग्वेजेस है, इतना लैंग्वेजेस है कि मतलब like you'll be every villages आपका डायलेक्ट अलग होता है। एग्जैक्टली। खान पान अलग होता है। नागालैंड में भी जैसे मैं गया था, तो हर एक ट्राइब का एक लैंग्वेज अलग है, और दूसरा ट्राइब इस ट्राइब को समझ नहीं सकता। हाँ, एग्जैक्टली। करेक्ट। और वैसे यहाँ पे जैसे मैं वीडियो के स्टार्ट में बता रहा था, 3 बड़े एथनिक ग्रुप्स है, मैतेई, नागाज और किकुचिन। इसके अंदर भी सब डिवाइडेड जो ग्रुप्स है, उनकी भी भाषा अलग अलग है। क्योंकि नागाज में भी आपको टांगखुल्स आता है, और सेनापति में एक और एक ट्राइब है, मतलब बहुत सारे ट्राइब्स है नागाज। और मिजोरम साइड में वो भी मिजो डायलेक्ट्स थोड़ा मिलते हैं उसके साइड। ओके। बर्मीज साइड में थोड़ा बर्मीज मिलते हैं, तो बहुत मिलेंगे। रियली वेरी इंटरेस्टिंग। सो अभी तक तो आप बने रहो, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी जा रहे हैं आगे किंगडम में, एक फोर्ट में, खांगला फोर्ट, जो यहाँ के किंग है वहाँ पे।
और थोड़ा बहुत और वहाँ पे कुछ देखने मिलेगा, सीखने मिलेगा, कुछ व्यूज़ आपको दिखाऊंगा. सो बने रहिए. And Kaushik Bhai is there with me now for few more days. I don't know how many days. Hope so. But we are there together. So आगे वाले vlogs में you'll find Kaushik with me. We'll discuss a lot of things. We'll share a lot of knowledge. So बने रहिए दोस्तों. Keep watching. British cottage. British cottage. Okay. General Slim Cottage. Mm-hmm. So General Slim is the military commandant officer for the Second World War time. For the Second World War time, General Slim stayed here. Okay. And this cottage is constructed in 1901. And after that, Assam Rifle headquarters inside is Kangla Fort. This is the residence of Assam Rifle CO. Okay. And now we use as a conference hall for the Kangla board. All right. And this is the Brindavan Chandra temple. This temple is known as the palace for our last crown prince Yuvraj Tikendrajit also. One side he stay and one side is dedicated to the Lord Krishna. And this temple is first built by his father Maharaj Chandrakriti in 1886. Now it is a monument. That idol is already saved to the new Govindaji temple. Okay. Yeah. Okay. Okay. Okay, you entered, right? You can see the two This is lions. also British cottage. Now used as Yeah, an archaeological museum. This one is the epigraphy gallery. Inside it we kept so many inscribed stone. Inscribed stones. Okay. We can just have a short look inside. Yeah. Okay. From the right side. I even took certificate course in keyboard and Utara. Okay. No man, just certificate. Okay, this is Kangla museum. Kangla Museum. So what's the significance? What we find here? Actually, this Kangla Museum is first built by the British as a Victoria Memorial Hall, and Okay. after that, Assam Rifle used this museum as a military hospital. Okay. On 2009, 20 November, we opened as a museum. We opened only one side, this side. Okay. Okay. We are opening inside. All right. And this is the inner polo ground for the other time that royal family play here. Okay. And we have another outer polo ground also. Yeah. On that outer polo ground, only play by the common people. Okay. Okay. And what was the traditional name of that polo? Sagol Kangzei. Huh? Sagol Kangzei. Sagol Kangsi. Okay. This is the old Sri Sri Govindaji temple. So this temple is first built by Maharaj Narasingh in 1846. Now it is a monument. That idol is already shifted to the new Govindaji temple. In the front of that we have a 12 pillars. For the earlier time there was a roof and Ras Leela was first performed in the front of the temple. And these two houses called Baithak. It's a bell house. When the Aarti time we ring the bell also. Now it closed for the renovation. Okay. That
this white animal is called Kanglasa. So it is a state emblem of Manipur and it is a mythological creature. We mentioned like that. Head is a dragon, body structure is the lion. Okay. And this Kanglasa is first built by Maharaj George in 1804 and it destroyed twice time. Firstly by the Burmese people, secondly British. This one is newly constructed by the Kangla board and we call that Kanglasa. So Kangla is the name of this place and Sa means animal in Manipuri. We think that this animal protect this place like a mythical cousin. Okay. It's okay. Very nice. Thank you. This temple is called Ibudau Pakhangba temple. So Ibudau means a great grandfather and Pa means a father. Khangbu means the one who knows father. This temple is made of 7 even 12 till the bottom. There are all 7 steps. Even dome also 7, stair also 7. Okay. And you see the top of the temple 7 colors of flag. It is a spiritual flag of Manipur and it denotes 7 clan of our Meitei. One color represent one clan. Okay. This is the royal boat house. In our Manipuri language, this house is called Hizagang. So He means a boat and Jagang means a boat were kept. And we have 4 boats in this house. That middle 2 boat is the royal boat. It's called Hyang Hiren. So Hyang is a male boat and Hiren means the female boat. That middle 2 boat is only used by the king and the queen. And this head structure represent our state animal Sangai. And the body structure represent our first incarnation god. And we have another 2 small boat also. This small boat is only used by the common people. It's called Tanahi. So we have a boat racing festival in the month of September. We use this type of small boat. These are only a replica. The original royal boat is kept inside the State Museum of Manipur. Okay. Okay. All right. Thank you. The tour is complete now. आप जब आओगे तो यहाँ पे आपको मोस्टली जो किंग्स की जो हिस्ट्री है यहाँ पे मणिपुर में उसके बारे में पता चलेगा और फिर जो एंशंट इंस्क्रिप्शंस है जो स्टोन पे लिखी हुई वो म्यूज़ियम में देखने मिलेगा और फिर आपको जो इनका सनामिज़म करके एक रिलीजन है जो फॉलो करते हैं मैतेई लोग मणिपुरी लोग उसके बारे में पता चलेगा फिर हिंदुइज़म के बारे में पता चलेगा और आपको थोड़ा सा ब्रिटिश रूल और फिर उनका कैसे इन्फ्लुएंस रहा और मणिपुर में कैसे दे कंट्रोल द ब्रिटिश वो सब पता चलेगा और फिर आपको इनके जो एंशंट गॉड्स है उनके बारे में पता चलेगा सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग ट्रिप सो आई सजेस्ट कि आप लोग भी जब आओगे मणिपुर सो प्लीज़ डू विजिट कांगला फोर्ट ओके कांगला फोर्ट के बाद अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट में आए जो लोकल ऑथेंटिक फूड का रेस्टोरेंट है वहाँ पे आए और मैं आपको अभी थाली दिखा रहा हूँ कैसा इट्स सो अमेजिंग आप एक बार देखना ये देखिए दिस इज मणिपुरी फूड गाइस सो वंडरफुल और मेरे साथ एक हमारे लोकल भैया फ्रेंड है भैया आपका नाम सो ये ट्रेडिशनल पूरा मणिपुरी फूड है राइट ओके सो जैसे मैं पूरा वेज हूँ सो वेज की थालीज भी अवेलेबल है नॉन वेज भी अवेलेबल राइट But for us we prefer only the fish only. Okay. But here though we can find chicken and other kind of meat only. Just fish and then veg. That's all. ओके फिश एंड वेज सो जस्ट एक बेसिक एक्सप्लेन करना होगा तो आप कैसे बताएंगे ये क्या है लाइक that is singjo. It's kind of salad. Then Okay. we mix all the vegetables now. Most vegetables like there is pea. Okay. Then cabbage is there, and then other some. Okay. This one is lotus fruit. Okay. Yeah, it has lots of fruit. Yeah, लोटस फ्रूट Root. लोटस रूट Root is there. Then they mix with. You're not supposed to eat, okay? They mix with ngari, something fermented fish. Okay, And okay. then that's all, okay? Not for you. Yeah, Not it's kind for of base. And then this is our most traditional food. That is fish, okay? But for us, we don't fry it like this, okay? ओके This one is Indian style. We just fry it and then Okay. we just cook with it now. It's a curry, But yeah. this one is. दिस इज different, okay? द ओरिजिनल ऑथेंटिक Yeah, मणिपुरी yeah. फिश डिश ओके Yeah, yeah. And then this is boiled one, and then this is fruit, no? दिस इज अ बॉइल्ड फिश No, not boiled. व्हाट इज दिस Squash, yeah. Yeah. It's a pear type shelled vegetable. ओके इट्स अ वेज Yeah. It's a boiled one only. Just Okay. nothing is there, no salt, no sugar, nothing is there. Just Boiled, boiled, no? okay. And this is fruits, no? We just most probably it's olive fruit, okay? Just boil it and then make it like
chutney type, no? Okay, Then okay. this is dal, Okay. and this is the fry. Then we used to eat like this, okay? Like Fish head. Yeah, fish head part, no? Okay, okay. Then there's paneer. Paneer is, everyone knows what it is, no? And then this is pakora. Okay. One about Christian pakora, no? And then this is one type of dal, but actually it's not dal. We call it uti, no? Then it is comprises of this what called dal, and then rice is there, no? Okay, okay. Rice is there, and then it's one of the best, okay? It's there, and then we call it samtong, no? Just boil it, okay? When we eat too much well, no? We used to eat like this, okay, at home, like. They just boil the leafy vegetables now with fish, dry fish, okay, Okay, dry fish, then nari, and then other like chilies and other also. This is black rice, Okay. same thing, everything is fried. Okay, okay. These are veg. These are all veg. This is veg. This is we call iromba. It's a kind of Fermented soybean. yeah. We just boil the stem of banana, soft stem of banana. Okay, okay. Then with peas are there, no? With boiled peas, and then there must potato also, and then they mix with this what called with fermented fish. Okay. And then chili is there. Okay. And that's all. This make it one of the chutney type. Okay, thing, no? okay. So wonderful, so wonderful. Wow. We'll take a Lovely. Thank you. Kaushik is also here. So, as usual, start में मैंने बोला था मणिपुरी फूड इज़ रियली वंडरफुल, वेरी हेल्दी, वेरी ऑथेंटिक, वेरी ट्रेडिशनल. सो अभी बारी आ गई है खाना खाने की, बहुत भूख लग रही है. लेट्स गो. यहाँ पे थाली को चक्कू कहते हैं, और ये वेज थाली जिसमें ये सारा आइटम्स है, ये 180 रुपीज़ में. हाँ, इमोइनू. सर्च फॉर होटल इमोइनू. यहाँ पे आपको ऑथेंटिक खाना मिलेगा, होटल इमोइनू. अभी तो हम लोग निकल रहे हैं, खाना हो गया पेट भर के. आई थिंक नॉर्थ ईस्ट में मणिपुरी ऐसा है जहाँ पे वेज, प्योर वेज आपको बेस्ट मिल जाएगा. और ये जो मेरे पीछे रेस्टोरेंट आपको दिख रहा है, इमोइनू रेड में जो लिखा है, वहीं पे हमने खाना खाया. अभी वापस निकल रहे हैं हॉस्टल की तरफ, यूथ हॉस्टल.